Good morning, 11th class. So now we have come to chapter 9th of our history book, The Industrial Revolution. Okay, now when we are just about to start this chapter, we just need to keep in mind one thing, that basically this is the time period which is somewhere related to modernization. Yani ki when we have actually studied the history in this book, we have started with the very origin. How did the basically human beings evolve, क्या क्या changes आए थे, कैसे उन्होंने लिखना सीखा था, राइटिंग की स्किल, एंड देन सिटीज कैसे डेवलप हुई थी, एंड देन फाइनली हमने देखा था फिर कैसे डेवलप होते होते मिडिवल टाइम्स आया था, जिसमें बहुत ज्यादा हम बोलेंगे चेंजेस आए थे इन द वे पीपल इवन यूज टू थिंक, जैसे उनका पॉलिटिकल स्ट्रक्चर था, सोशल स्ट्रक्चर था, एवरीथिंग एक्चुअली had were changed, and हम बोलेंगे were somewhat evolving. एंड ऑब्वियसली एवोल्यूशन हमें पता है कंटिन्यूस होता है, हिस्टोरिक टाइम से कंटिन्यूस होता रहता है. सो नाउ व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, वी आर बेसिकली टॉकिंग अबाउट द मॉडर्नाइज यू कैन से जो पीरियड है ऑफ आवर हिस्ट्री, मतलब एज द थीम सेज टुवर्ड्स मॉडर्नाइजेशन. तो कैसे मॉडर्नाइजेशन होगी, और कैसे हम ये जो टर्म यूज करते हैं, व्हाई डू वी यूज दिस टर्म मॉडर्नाइजेशन या भाई मॉडर्न हिस्ट्री, दिस इज व्हाट वी विल गो थ्रू इन दिस इन द थीम्स दैट आर इंक्लूडेड इन दिस यूनिट. ठीक है, तो वी विल स्टार्ट विद द फर्स्ट टॉपिक विच इज आर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन. And industrial revolution, you all obviously must be having certain idea, because we have already gone through this topic in our 10th class. So but now we will study about this topic from the very beginning and origin, मतलब जिस हम बात करते हैं उसके अलग अलग एस्पेक्ट्स की बात करेंगे. तो सबसे पहले ये हमें पता है कि जो फर्स्ट इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ था, इट स्टार्टेड इन ब्रिटेन. ठीक है, तो जो एक्चुअली में था क्या, ये ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इकोनॉमी इन ब्रिटेन 1780 से 1850s के बीच में जो एक मेजर चेंज आया था, उसको हम बोलते हैं फर्स्ट इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन. और इसके ऑब्वियसली बहुत फार रीचिंग इफेक्ट्स थे, बहुत ज्यादा कॉन्सिक्वेंसेस थे, लाइफ लोगों की चेंज हुई थी, पूरा सिस्टम चेंज हुआ था, इकोनॉमी में बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ा था, स्पेशली ब्रिटेन में हुआ था. बट उसके बाद लेटर ऑन ऑब्वियसली धीरे धीरे बाकी जो यूरोपियन कंट्रीज है वहां पे भी बहुत सारे चेंजेस आ गए, एंड यूएसए एज वेल. एंड उसके बाद इसका हम यही बोलेंगे कि जो जैसे हम इसको फर्स्ट इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन बोल देते हैं, तो सेकेंड वन एक्चुअली बेसिकली हम 1850s के बाद वाले टाइम पीरियड की बात करते हैं, जहाँ पे केमिकल इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्रीज जो है वो बहुत ज्यादा एक्सपैंड हो गई. और जो सेकेंड इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन है ना, उसमें ब्रिटेन थोड़ा सा पीछे हो गया एज कंपेयर टू अदर इंडस्ट्रियल पावर, जैसे कि जर्मनी एंड यूएसए. ये जो है ये ब्रिटेन से फिर आगे बढ़ गए थे. इफ वी टॉक इन द पेस ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, द स्पीड एंड द डेवलपमेंट दैट वर टेकिंग प्लेस. बट स्टार्ट कहाँ पे हुआ था, ब्रिटेन में हुआ था. एंड देयर आर मेनी रीजंस व्हाई इट स्टार्टेड इन ब्रिटेन, और क्या क्या इम्पैक्ट थे इसके, और क्या बहुत सिंपल प्रोसेस था या कॉम्प्लेक्स प्रोसेस था, दैट इज व्हाट वी विल डू इन दिस चैप्टर. सो एज आई सेड, बेसिकली ये चीज अपने को ध्यान में रखनी है कि 1780 से 1850s के बीच में जो टाइम पीरियड है, 1850s के बीच में, उसको हम फर्स्ट इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन बोलते हैं. एंड ऑब्वियसली इट स्टार्टेड इन ब्रिटेन. अब बेसिकली ऐसा क्या था इसको, ये भाई हम इस टाइम पीरियड को ऐसे बोलते हैं कि एक तरीके का रेवोल्यूशन आ गया. रेवोल्यूशन मतलब एक बहुत बड़ा चेंज आ गया, और एंड वी आर टॉकिंग इन टर्म्स ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, है ना. तो ये जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट है ब्रिटेन में, इसको एसोसिएट किया गया एक तो न्यू मशीनरी, नई टेक्नोलॉजी आ गई थी. तो ऑब्वियसली जब नई मशीन नई टेक्नोलॉजी आई है, तो जो प्रोडक्शन प्रोसेस है वो बहुत ज्यादा स्पीड अप हो जाएगा, और मास स्केल पे चीजें प्रोड्यूस होगी, एंड इसी से धीरे धीरे क्या होगा, इंडस्ट्रीज ग्रो करेंगी. और ये क्यों क्यों पॉसिबल हुआ, ये बेसिकली इसीलिए हुआ क्योंकि हम ये देखेंगे कि इस टाइम पे बहुत सारे ऐसे चेंजेस थे, बहुत सारी नई चीजें आई थी. जैसे स्पेसिफिकली अगर बात कर ले, जो स्टीम है, इट वाज एक्चुअली अ न्यू सोर्स ऑफ पावर, और वाइड स्केल पे, बहुत बड़े स्केल पे जो ब्रिटेन की इंडस्ट्रीज है वहां पे यूज होने लग गया था.
तो अब इससे क्या, जब पावर जेनरेटेड मशीन्स आ जाएंगी तो ऑब्वियसली जो अमाउंट ऑफ गुड्स पहले प्रोड्यूस होते थे एज कंपेयर टू जो लोग हाथ से बनाते थे या हैंडलूम छोटा मोटा जिनकी वर्कशॉप्स जैसे होती थी, कॉटेज इंडस्ट्री जैसे होती थी, उनके कंपैरिजन में क्या प्रोडक्शन बहुत बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। और स्पेसिफिकली अगर देखें इस टाइम पे मेजर जो चेंजेस थे हमारे वो थे कॉटन और आयरन इंडस्ट्रीज में। और सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज जिसने एक तरीके से इसको कैटलाइज किया या इसको इग्नाइट किया, मतलब इसको स्पीड अप होने में बहुत हेल्प की, वो पहली चीज ये थी कि अपने पास न्यू सोर्स ऑफ पावर आ गया था, दैट वाज स्टीम। इसके बाद धीरे धीरे हम देखेंगे कि ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज बहुत अच्छी हो गई थी, स्पेशली शिप्स, रेलवेज, ये जो बहुत ज्यादा डेवलप हो गए थे। और ऑब्वियसली ये डेवलप हो गए तो क्या होगी, जो एरियाज है उनकी कनेक्टिविटी बढ़ेगी, कनेक्टिविटी बढ़ेगी तो दो चीजों का, अगर हम सिंपल टर्म्स में भी समझे तो दो चीजों में बहुत फायदा हुआ, क्या, रॉ मटेरियल्स ऑब्टेन करने में और फिनिश गुड्स जो है उनको सेल करने में। तो यानी क्या है, धीरे धीरे सारी सारी चीजें चेंजेस हो रही हैं जिसके कारण इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जो है वो अच्छे से हम बोलेंगे और फास्ट स्पीड में ब्रिटेन में आ गया। अब एक चीज और ध्यान रखें यहाँ पे कि जो बहुत सारे इन्वेंटर्स और बिजनेसमैन थे ना इस टाइम के, जिन्होंने जो कि चेंज लाए थे बहुत बड़ा, वो कोई बहुत वेल्दी या बहुत एजुकेटेड लोग नहीं थे कि भाई साइंस के फील्ड में बहुत ज्यादा उन्होंने रिसर्च वर्क किया हुआ है या बहुत कुछ ऐसा किया हुआ है। ये क्या था, दिस वाज समथिंग दैट दे वांटेड, उनको जरूरत थी। तो फिर यूजिंग योर थिंकिंग स्किल की कैसे ये पर्टिकुलर इंडस्ट्री डेवलप हो जाएगी, या अगर ये चीज है तो इसको जल्दी कैसे प्रोड्यूस किया जा सकता है, तो वो जो थिंकिंग पावर है वो चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट थी। एंड जो लोग मेनली इन्वेंशंस कर रहे थे या नई नई डिस्कवरीज कर रहे थे, दीज वर एंड who were making new machines and trying to introduce improvement, these were not certainly the wealthy or the educated people, but they even belong to the common section of the society। और हम इनके बारे में भी somewhere पढ़ेंगे in this chapter in a little bit of detail। so ये तो हो गई अपनी पॉजिटिव बातें, जितनी भी हम पॉजिटिव बातें करें कि इंडस्ट्रियलाइजेशन आई तो डेवलपमेंट हुआ, इन द सेंस रेलवेज, शिप्स डेवलप हुई, इंडस्ट्रीज डेवलप हुई। धीरे धीरे हमें पता है अगर इंडस्ट्रीज डेवलप होगी तो ऑब्वियसली इनकम भी इंक्रीज होगी, बट it also had a very negative or a dark side of it। वो क्या था, इंडस्ट्रियलाइजेशन से कुछ लोगों को तो बहुत प्रोस्पेरिटी मिली थी। स्पेसिफिकली कौन लोग होंगे, जो मेन इंडस्ट्रियलिस्ट थे, जो फाइनेंसर्स थे, जो कैपिटलिस्ट थे, उनको। बट जो पुअर सेक्शन है या जो हम बोलेंगे वर्किंग सेक्शन है, उनकी हालत जो है इस टाइम पे बहुत खराब थी। बेसिकली उनकी पुअर लिविंग थी, वर्किंग कंडीशंस अच्छी नहीं थी, एंड इट इंक्लूडेड नॉट ओनली वर्किंग मैन बट इट इंक्लूडेड विमेन एंड चिल्ड्रन। मतलब द कंडीशन ऑफ द वर्किंग सेक्शन ऑफ द सोसाइटी वाज बैड, स्पेशली दोज हु वर्कड इन द इंडस्ट्रीज। ठीक है, द यू कैन से जो लेबर क्लास या जो अनस्किल्ड लेबर वाला सेक्शन है उनकी कंडीशन अच्छी नहीं थी। ओके, सो नाउ वी हैव टू गो थ्रू ऑल दीज एस्पेक्ट्स एंड वील गो थ्रू देम इन डिटेल इन द लेटर पार्ट्स ऑफ द चैप्टर। अब बिफोर मूविंग ऑन टू द डिटेल, सबसे पहले जो हम ये टर्म इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की बात करते हैं, ये आया कैसे या फर्स्ट ऑफ ऑल किसने यूज किया था? ये एक्चुअली में यूरोपियन स्कॉलर्स जो हैं, जॉर्जेस माइशलेट फ्रांस में और फ्रेडरिक एंजल्स, ठीक है, ये जो दो हैं इन्होंने इस टर्म को यूज किया। ठीक है, जॉर्जेस मिशेले और फेडरिक एंजल्स, इन लोगों ने ये टर्म यूज किया बेसिकली इन यू कैन से यही बताने के लिए कि बहुत ज्यादा चेंजेस आए थे इन द इंडस्ट्रीज, वे इंडस्ट्रीज यूज टू वर्क और कैसे इंडस्ट्री इंपॉर्टेंट हो गई थी। And then it was actually first time it was used for the first time in English by a philosopher and a economist जिनका नाम था आर्नल्ड टॉनबी। अब ये जो है इन्होंने बोला था कि जितनी भी ब्रिटिश की इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हुई है 1760 से 1820 के बीच में, वो इतनी ज्यादा हम बोल सकते हैं कि इतनी ज्यादा डेवलपमेंटल है और इतनी ज्यादा इम्प्रूवमेंट है उसमें, सच ड्रास्टिक चेंजेस हैं। और अगर कंपेयर करें तो
पिछले टाइम के हिसाब से बहुत बहुत बड़े चेंजेस है, इसीलिए इस टाइम पीरियड को हमें इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन बोलना चाहिए। ठीक है। और ये जो टाइम पीरियड है बेसिकली 1760 से 1820, और ये जिस टाइम पीरियड की हम बात कर रहे हैं, उस टाइम पे कौन रूल कर रहे थे इन ब्रिटेन? जॉर्ज थर्ड, on which Toynbee was giving series of lectures on Oxford University. Now ये जो है एडनॉट टॉनबी, इन्होंने बहुत सारे लेक्चर्स दिए थे कहाँ पे? ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में। और इस यूनिवर्सिटी में उन्होंने बेसिकली अपनी जितनी भी थ्योरी है, अपने लेक्चर्स अबाउट इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन एंड दिस टाइम पीरियड, इससे रिलेटेड वो बहुत ज्यादा रिसर्च वर्क करके उसके ऊपर क्या कर रहे थे? इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे थे थ्रू लेक्चर्स इन द ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। बट ही डाइड, एक्चुअली अनटाइमली डेथ हो गई थी उनकी। एंड बट हमें इनकी जो चीजें, जो इन्होंने रिसर्च वर्क की थी या जो इन्होंने बोला था अबाउट इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, वो एक बुक पब्लिश हुई थी इनकी, लेक्चर्स ऑन द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इन इंग्लैंड के नाम से, जिसमें हमें पता चलता है कि जो इनकी थीसिस है या जो इन्होंने उससे रिलेटेड रिसर्च वर्क किया था, जिसमें इन्होंने बोला था कि इस टाइम पीरियड को क्यों भाई इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के नाम से बोलना सही क्यों है, और क्या क्या मेजर डेवलपमेंट हुई, वो सारी जो है डिस्क्राइब की थी उन्होंने। ठीक है। नाउ अलोंग विद दिस, ये तो हो गए वन ऑफ द फ्यू इम्पोर्टेंट वंस जिन्होंने इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन टर्म यूज किया था एंड दीज काइंड ऑफ थिंग्स। पर जो लेटर हिस्टोरियंस थे जैसे टीएस एस्टन, इसके अलावा एरिक हॉब्सबैन, पॉल मॉन्टेक्स, ये लोग जो थे ना, इन्होंने भी जब टॉनीबी के बाद बहुत सारी जब और रिसर्च वर्क किया, तो इन्होंने टोटली एग्री किया जो भी उन्होंने बोला था। इन्होंने यही बोला कि बेसिकली इकोनॉमिक ग्रोथ जो है 1780 से 1820 के बीच में बहुत ज्यादा इकोनॉमिक ग्रोथ हुई है, और स्पेशली कौन सी इंडस्ट्रीज में? कॉटन और आयरन इंडस्ट्री में, कोल माइनिंग में, उसके बाद रोड कंस्ट्रक्शन, कनाल, इन सब के कारण क्या है, धीरे धीरे जो फॉरेन ट्रेड है उसमें भी बहुत इंप्रूवमेंट हुई थी। एस्टन ने एक्चुअली में ये भी बोला था कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जो है ना, उसने एक तरीके से जो इंग्लैंड की रोड्स हैं उनको एक तरीके से फुल कर दिया था विथ गैजेट्स, वेव ऑफ गैजेट्स, मतलब समवेयर पूरा गैजेट से वो एरिया भर गया था। दैट मीन्स nowadays also when we are surrounded by so many gadgets surrounded, whether it is mobile, whether it is a computer or any electronic item, और जो हमारे gadgets हैं, we say that we are surrounded with it। तो उस टाइम पीरियड के लिए जो अचानक से इतने ज्यादा गैजेट्स आ गए थे अकॉर्डिंग टू दैट टाइम पीरियड, अगर हम कंपेयर करें, तो इसीलिए ही सेड दैट इंग्लैंड वाज एक्चुअली स्वेप्ट बाय द वेव ऑफ गैजेट्स, टोटली इट वाज filled with so many gadgets all around, and it became so common that people used to random somewhere they were very very frequently using these gadgets। तो यहाँ पे again just keep in mind when I say that they were full and they were totally using many gadgets, अभी के कंपैरिजन में ऑब्वियसली बहुत कम थे, बट व्हाट इज इम्पोर्टेंट है कि उनके टाइम पीरियड के हिसाब से बहुत ज्यादा चेंजेस आ गए थे। द अमाउंट ऑफ गैजेट्स पीपल नाउ कुड यूज वर फार, you can say far more as compared to their earlier times। so हम basically हमें पता है असली में जब हम बोलते हैं इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन रियली बहुत बड़ा चेंज आया था, दैट इज व्हाई पीपल आर कॉलिंग इट विथ सच अ डेजिग्नेशन, ऐसा नाम दे रहे हैं इसको। अब when we have already done the introduction, we come on the topic कि why ब्रिटेन, ब्रिटेन में ही सबसे पहले क्यों हुआ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन और किसी एरिया में नहीं, क्यों नहीं हुआ? सी, फर्स्ट ऑफ ऑल, वेन एवर वी नीड डेवलपमेंट इन एनी सेक्टर फॉर अ कंट्री, इट इज वेरी नेसेसरी कि वो बहुत स्टेबल कंट्री चल रही हो, वहां पे सिस्टम अच्छे से चल रहा हो, प्रॉपर पॉलिटिकल कंडीशंस अच्छी हो, कंट्री जो है यूनाइटेड हो, कुछ प्रॉब्लम्स ना हो। सो वी ऑलरेडी नो दैट ब्रिटेन एक्चुअली वाज अ कंट्री which was around, you can say somewhere 18th century, it was already united. We have already studied about the unification of Britain in our 10th class। उसमें हमने देखा था कि initially जो ब्रिटेन है, it was a country which got united by bringing in the countries like Scotland and others, and trying to make one इंडिविजुअल, मतलब एक कंट्री बनाने की वो लोग कोशिश कर रहे थे, वन पॉलिटिकल एंटिटी।
ओके, मतलब टेरिटरी वाइज भी सिंपल एक कंट्री हो जाए। अब ऐसा होने से क्या होता है, जब पॉलिटिकली स्टेबल हो गई थी ऑलमोस्ट अराउंड 17 सेंचुरी, इंग्लैंड ने क्या किया था, वेल्स और स्कॉटलैंड को यूनिफाई कर लिया था अंडर देयर मोनार्की। इसका मतलब अब उनके पास कॉमन लॉज हैं, सिंगल करेंसी है, मार्केट है, कंट्री आपस में डिवाइडेड नहीं है, बीच में भाई कोई लोकल अथॉरिटीज नहीं है। इफ यू रिमेम्बर अगेन इन 10th क्लास हमने पढ़ा था जर्मनी में जब 39 फेडरेशंस में डिवाइडेड थी, तो एक एरिया से दूसरे एरिया में जाने के लिए अलग टैक्सेस होते थे, अलग करेंसी, 30 करेंसीज थी। फिर उन्होंने सॉल्वरेन बना के दे एक्चुअली देन व्हाट डिड दे डू, दे एक्चुअली मेड इट इनटू टू करेंसी, 30 में से टू करेंसी कर दी। सो व्हाई एम आई गिविंग दिस एग्जांपल, बिकॉज इससे अपने को पता चलता है इकोनॉमिक यूनिफिकेशन उनकी हो गई थी, जिसके कारण उनकी इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो गई थी। बट ब्रिटेन जो है इसने पॉलिटिकली भी अपने आप को यूनिफाई कर लिया था। अब जब पॉलिटिकली कर लिया तो इकोनॉमिकली भी डायरेक्टली इन्होंने कर ही लिया, कॉमन लॉज हो गए हैं, सिंगल करेंसी हो गई है, मार्केट एक हो गए हैं, कोई लोकल अथॉरिटी नहीं है जो बीच में आपसे अलग अलग कस्टम ड्यूटीज लेंगी। जब आपके जो ट्रेड का सामान है वो एक एरिया से दूसरे एरिया जाएगा, अगर इतने टैक्सेस लगे बीच में तो रिजल्ट क्या होता है, जो गुड होता है वो एक्सपेंसिव हो जाता है। ज्यादा एक्सपेंसिव होगा तो ऑब्वियसली उसकी जो सेल है वो कम हो जाएगी। सो ये सारी प्रॉब्लम्स जो है ये खत्म हो गई थी, क्योंकि ना कोई एक्स्ट्रा टैक्सेस थे इनके ऊपर, सेम करेंसी थी, ना करेंसी एक्सचेंज का कोई प्रॉब्लम था, सबके लिए कॉमन लॉज थे। तो बाय द 17th सेंचुरी क्या हो गया, देवर इन अ गुड कंडीशन, स्टेबल कंडीशन। और इस टाइम तक हमें पता ही है ऑब्वियसली मनी जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट मीडियम ऑफ एक्सचेंज हो गया था, अभी कुछ बार्टर सिस्टम एंड दिस वाज लेफ्ट वेरी वेरी फार बिहाइंड। तो अब इनके लिए बहुत सारी चीजें जो है फेवरेबल थी। अब लोगों को जो इनकम है, दे यूज टू रिसीव देयर इनकम इन द फॉर्म ऑफ वेजेस एंड सैलरीज एंड नॉट इन द फॉर्म ऑफ गुड्स। ऑब्वियसली अब मनी इंपॉर्टेंट हो गया, इसलिए बार्टर सिस्टम इज लेफ्ट फार बिहाइंड। अब इसके कारण इफ यू हैव मनी इन हैंड्स, you have choice to spend that money in whatever you wish. You are not restricted कि मुझे अगर वीट के मतलब मुझे वीट के बदले में पॉटरी ही मिली है, नहीं, यू हैव गॉट द मनी और उससे आप जो भी चीज खरीदना चाहो वो आप खरीद सकते हो। तो जिसके कारण क्या होगा, बिकॉज यू आर बाइंग मोर थिंग्स, यानी कि प्रोडक्शन भी ज्यादा चीजों का होगा, यानी क्या होगा, मार्केट एक्सपैंड होगी। सो यानी धीरे धीरे क्या हो रहा है, एक्सपेंशन ऑफ द इकोनॉमी हो रहा है, एक्सपेंशन ऑफ द मार्केट हो रहा है। पीपल आर गेटिंग मोर ऑप्शन टू बाय, दे आर हैविंग मनी, एंड व्हेन दे आर बाइंग मोर प्रोडक्ट्स इट इज directly making the producer to buy more thing, to produce more things, which will again, what will it is a circle। कैसे, जो अगर ज्यादा प्रोडक्शन हुआ है तो ज्यादा लोगों को काम पे रखेंगे, ज्यादा लोगों की इनकम बढ़ेगी, वो ज्यादा सामान खरीदेंगे, तो अगेन दिस सर्कल विल कंटिन्यूअसली गो ऑन। तो इनकी जो ब्रिटेन की जो कंडीशन थी दैट वाज रियली गुड, बिकॉज ऑफ विच दे वर एबल टू मूव ऑन द ट्रेल ऑफ द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। अब 18th सेंचुरी में क्या हुआ, इंग्लैंड जो है उसमें एक मेजर इकोनॉमिक चेंज भी आया था, जिसको हम लोग सब जानते हैं एज एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशन। यानी इस टाइम पे कैसे हुआ एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन, दैट आल्सो वी नीड टू नो। जब हम बोल रहे हैं कि उनका एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन हुआ, ऐसा क्या हुआ कि इस टाइम पे दे आल्सो सॉ वन मोर बिग रेवोल्यूशन व्हिच विल अगेन बी ऑब्वियसली हेल्पफुल एंड एसोसिएटेड विद इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। हुआ क्या कि जो बिगर लैंडलॉर्ड्स हैं उन्होंने क्या किया, जो जिन लोगों के पास स्मॉल फार्म एरियाज थे ना, उनसे लैंड खरीद लिया, ठीक है। मतलब जैसे एक बड़ा फार्मर है, उसके पास एक बहुत बड़ा लैंड है, और उसके पास में एक दूसरा छोटा फार्मर है जिसके पास छोटा लैंड है, तो उस बड़े फार्मर ने क्या किया, उसका लैंड खरीद लिया। तो ऐसे धीरे धीरे करके दूसरी साइड भी एक लैंड खरीद लिया, तो उसका खुद का लैंड तो क्या हो गया, बहुत ज्यादा एक्सपैंड हो गया। फिर उन्होंने इसके साथ साथ जो विलेज कॉमन लैंड्स होते हैं ना, जो जनरली पूरे विलेज को बिलोंग करते हैं, वो वाले भी अपने अंडर ले लिए। और उसके बाद इससे उन्होंने क्या बना लिया, एक बहुत बड़ा लार्ज स्टेट बना लिया, जिसमें वो लोग सिर्फ एग्रीकल्चर करते थे। और अगर ऐसे एग्रीकल्चर करेंगे लार्ज स्केल पे, बहुत बड़े लैंड पे, और फिर धीरे धीरे वो लोग जो लेटेस्ट उस टाइम के टूल्स वगैरह है और मशीनरी है वो सब भी यूज करने लग गए, तो इससे क्या होगा, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बहुत ज्यादा बढ़ गया।
अब इधर तो एक तरीके से एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन हो गया, बिग लैंडलॉर्ड्स जो है वो लोग अच्छे से प्रोडक्शन कर रहे हैं, किस चीज का, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, क्रॉप्स और एग्रीकल्चरल आइटम्स का। बट जो लैंडलेस फार्मर्स हैं, या फिर जो अपनी लाइफ बेसिकली हर्डिंग या पैस्चर के थ्रू लिविंग अपनी कंटिन्यू करते थे, उनकी क्या प्रॉब्लम आ गई, क्योंकि कॉमन लैंड जो है वो भी अब रिस्ट्रिक्टेड हो गए थे, तो उनको क्या करना पड़ा, उनके पास अब काम नहीं था। लैंडलेस फार्मर्स और कुछ लोग, ऑब्वियसली कुछ को तो उन्होंने अपने फार्म पे रख लिया हुआ, बड़े लैंड, पर जो मेजर सेक्शन है उनके पास काम नहीं था। तो वो क्या करेंगे, बहुत अच्छा उनको यही अपॉर्चुनिटी लगी कि जो सिटीज या टाउन्स है वहां पे क्या है, जॉब्स अवेलेबल हैं। तो जब इतने सारे लोग टाउन्स में चले गए, so that they can get more jobs because they were not having any job in their villages, so obviously this gave, you can say, पॉजिटिव इम्पैक्ट फॉर द इंडस्ट्रियलिस्ट, कि अपने पास लेबर ज्यादा है हु आर रेडी टू वर्क। सो यू कैन से दीज आर द मेन रीजंस कि क्यों ब्रिटेन में ही पहले इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरू हुआ। फर्स्ट ये कि स्टेबल कंडीशन थी, पॉलिटिकली यूनाइटेड थे और करेंसी सेम थी, उनका कॉमन लॉज थे, मार्केट डेवलप हो रहे थे, मनी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही थी, मार्केट एक्सपैंड कर रहे थे, एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन हुआ था, और लैंडलेस पेजेंट्स और जो नोमैडिक ट्राइब्स या जो ग्रेज हर्डर्स वगैरह थे, उन लोगों के पास अब काम नहीं था, सो दे वर वांटिंग वर्क, फॉर विच दे वर traveling to the towns, okay, to find out new work. Now with this we have done that why did the इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन स्टार्टेड इन ब्रिटेन, या ऐसे क्या पॉजिटिव हम बोलेंगे कॉजेस थे या फॉरेनर्स थे, उसके कौन सी ऐसे फेवरेबल कंडीशंस थे जिसके कारण ब्रिटेन में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुई थी। ठीक है, सो आफ्टर दैट वी कम ऑन टू आवर नेक्स्ट टॉपिक विच इज टाउन्स, ट्रेड एंड फाइनेंस। ऑब्वियसली जब भी हम इंडस्ट्रीज की बात करेंगे इन टर्म्स ऑफ आवर हिस्टोरिक टाइम्स, तो हम हमेशा देखेंगे कि जो इंडस्ट्रीज है दे आर समवेयर लिंक टू द टाउन्स एंड द सिटीज, और कैसे ट्रेड इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, एंड हाउ विल नाउ फाइनेंस ऑल्सो बिकम इम्पोर्टेंट बिकॉज दे विल बी डूइंग प्रोडक्शन एट अ वेरी मास स्केल। So when they are doing production at a very mass scale, obviously इनको बहुत ज्यादा पैसे की जरूरत होगी, फाइनेंस की जरूरत होगी, और वो फाइनेंस कहाँ से मिलता था। ठीक है, दैट इज व्हाट वी विल कवर इन आवर नेक्स्ट टॉपिक। Okay, so this is it for today. If you have any doubt relating to this topic, then you can just ask your problems and we'll solve all your problems. Now we have done a small portion of the chapter. Do give it a reading, and if you have any doubt, obviously we'll solve it. Okay, now see you all in the next class.